नमस्कार, दिशा मार्ग के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज व्यक्ति विशेष में हम जिससे मिलने आए हैं प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी नमस्कार। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि प्रतिभा जी एक समाज सेविका हैं और ये चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर भी रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मेंबर भी रही हैं और बहुत सारे क्षेत्र में ये जो है कि काम कर रही हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रतिभा जी, आपको समाज सेवा का भाव कैसे जगा? आपको कैसे डिसाइड किया कि आप जो है कि इस क्षेत्र में आप जो है कि काम करें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा मार्ग चैनल में आज आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया है और मैं एक्चुअली एक सामाजिक परिवार से संबंधित रखती हूँ। समाज सेवा मेरे परिवार में मेरे पिता एक किसान रहे हैं और बाद में वो छात्र जीवन में राजनीतिक तौर पर भी रहे और उसके बाद भी राजनीति में भी वो रहे, लेकिन उनका जो फोकस रहा समाज में एक असहाय और दयनीय वर्ग जो रहता है उसके साथ वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जैसे मेरे पिताजी जब राजनीति में थे तो उस समय मेरी माताजी को मैं देखती थी कि कोई भी गांव से या कहीं से कोई ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई व्यक्ति या हमारे दरवाजे पर आता था तो माताजी तुरंत साड़ी लपेट कर उसके साथ अस्पताल चल देती थी। जी। तो हमने ये और देखा कि कोई भूखा हमारे दरवाजे पर नहीं आया या हमारे जो भी आया, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी दरवाजे पर आए वो भूखा या बिना खाली हाथ ना जाए। तो ये मैंने अपने भाइयों में भी देखा, पर पूरे परिवार से मुझे ये प्रेरणा मिली। राइट। प्रतिभा जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीति से है और आप समाज सेविका हैं। दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है क्योंकि राजनीति में लोग अपने कई सारे लाभों के लिए काम करते हैं, पद और सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज सेवा एक बहुत ही त्याग का मामला होता है। तो आपने एक आपके पास एक पूरा बैकग्राउंड था राजनीति का जिसमें आप अच्छा काम कर सकती थी, अच्छे पदों पर जा सकती थी, फिर भी आपने समाज सेवा को ही चुना, ऐसा क्यों? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनीति मैंने देखी है बचपन से, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान समय में राजनीति के मायने बदल गए हैं। पहले लोग राजनीति में आते थे समाज सेवा के लिए जी। और अब लोग आते हैं समाज सेवा करके राजनीति में आने के लिए जी। तो मुझे लगता है कि अगर चूँकि मैं एक सामाजिक परिवेश से हूँ और मुझे जब मैं हरियाणा में आई 2003 में, चूँकि मैं सामाजिक परिवेश से आई थी तो मेरे मन में मैं MSc PhD BEd थी, चाहकर मैं जॉब कर सकती थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि समाज जिस गांव में मैं रहती थी वहाँ मुझे मन में लगता था कि मैं यहाँ पर रहूँ, आसपास की संस्कृति को जानूँ और हरियाणा में रहूँ। तो हरियाणा में उस समय बेटियों को मतलब जो लिंगानुपात था ना तो वो रेशियो बड़ा कम था, बेटियों को मतलब थोड़ा अनुपात में कमी थी लिंगानुपात में। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर मैंने वहाँ एक अम्बाला जिले में मोखा माजरा गाँव है और प्राइमरी विद्यालय है, तो अक्सर मैं वहाँ जाती थी क्योंकि बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है बच्चियों की वो प्रारंभिक अगर हम इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो महिला सशक्तिकरण उस पायदान तक आते आते वो काफ़ी कुछ हद तक सुधर सकती है। तो मैंने जब वहाँ से कार्य शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक सुखद और ईश्वरीय अनुभव हुआ वहाँ जाकर। वहाँ बच्चियों की स्कूल में पता लगा कि गाँव में छोटी छोटी वहाँ जिप्सीज जाति के लोगों की बच्चियाँ जाती थी और कम उम्र में विवाह कर देते थे। तो मैंने मेरा पहला कार्य जो था वो किया कि भाई हाथ जोड़ के कहा कि इन बच्चियों की कम उम्र में शादी ना करें, क्योंकि ये बच्चियाँ आगे जाके बड़ी बनेंगी तो कम से कम उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती दें। जी। आपने आपके नाम से जो एक जुड़ा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है कि नारा, आपको क्या लगता है कि ये जो नारा है ये नारा एक सिर्फ राजनीतिक तौर पे वोट बटोरने का नारा है या प्रेजेंट टाइम में सरकार वास्तविक तौर पे इस पे जो है कि कुछ काम कर रही है? आपकी क्या राय है? जी, देखो जब ये 2014 में जब ये नारा आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से, और चूँकि मैं हरियाणा में 20 साल से हूँ, जब मैं हरियाणा में प्रवेश किया था मैंने तो थोड़ी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ये सोचिए मैं दूसरे राज्य की बेटी, मैं यहाँ आकर बेटी बचाओ के लिए काम कर रही हूँ। जब इस राज्य ने मुझे स्वीकृति दे दी बेटी बचाओ कैंपेन के लिए, तो इस प्रोग्राम की, इस अभियान की सफलता है कि ये अभियान आज लिंगानुपात जो है
बच्चियों की संख्या मुझे लगता है कि लड़कों से ज़्यादा हो गई है यहाँ। और ये कार्यक्रम की सफलता है कि यहाँ लड़कियों के नाम की लोहड़ी मनाई जाती है, जो कि लड़कों के नाम की लोहड़ी मनाई जाती थी। 2014 के बाद तो मुझे लगता है कि आप अगर डाटा उठाकर भी देखेंगे ना, कि हमारे यहाँ जो विद्यालयों में बच्चियाँ जो स्कूल ड्रॉप आउट कर देती थी, उनकी संख्या बढ़ गई है। लड़कियाँ स्कूल कॉलेज तक जाने लगी हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की, और लोगों के दिमाग में भी ये घुस गया है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा नहीं है, एक ये अनुभव है बेटी को वो सम्मान, बेटी को वो एस्टैब्लिशमेंट देने का, जहाँ की बेटियाँ नीचे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ खुले आसमान में देख सकें और वो खुली हवा में सांस ले सकें और वो परियों की तरह उड़ सकें। जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर आपने बच्चियों के लिए क्या किया? जी। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं अपने एनजीओ में थी, सक्षम महिला समाज सेवी संस्था, तो उसमें मैंने एक गांव में जहाँ रहती थी, वहाँ ना कुछ बच्चियाँ स्टेडियम जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर मैं उनसे बच्चियों से बात करती थी, तो वो कहती थी कि हाँ थोड़ा हम असुरक्षित तो महसूस करते हैं, हम यहाँ कराटे सीखने जाते स्टेडियम में। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं अपने कैंपस में ही एक सेंटर खोल दें लड़कियों का, तो मैंने फिर वहाँ सोंडा गांव में और मोखा माजरा आसपास की बच्चियों को इकट्ठा करके उन लड़कियों के माध्यम से और बच्चियों से संपर्क किया, स्कूल में किया संपर्क। तो वहाँ मैं, चूँकि मेरे पति पशु चिकित्सक थे, गांव में निवास था हमारा, तो मेरे लिए बड़ा आसान था बच्चियों से संपर्क करना, स्कूलों में संपर्क करना। और मैंने वहीं अपने वहीं सरकारी निवास में ही उस प्रांगण में 101 बच्चियों के केंद्र से शुरुआत की, और वहाँ पहला सफल केंद्र शुरुआत की, और ऑपरेशन शक्ति के नाम से ऐसे ऐसे हमने कई केंद्र पूरे अम्बाला ज़िले के कम से कम 80 गाँव में 85 गाँव में खोले और 6000 लड़कियों को ट्रेंड किया। फिर महिला एवं बाल विकास के द्वारा मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग समाज में काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरे पास एक एक्टिवा होती थी, तो बच्चियाँ कहती थी कि मैं चाहती थी कि कुछ बच्चियों की इच्छा होती है कि हम भी शहरी बच्चियों की तरह एक्टिवा सीखें या चलाएँ। तो हम लोग, फिर मैं क्या करती थी, 10-10 रुपये सबसे इकट्ठा करके, क्योंकि फाइनेंस मेरा भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एक्टिवा मेरे पास थी। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2017 की बात 2017 की बात है। और वहीं से मैंने अपनी ये यात्रा को और स्ट्रांगली किया कि जब मुझे प्रशासन ने थोड़ा ये सहयोग किया, तो आपने अपनी एक्टिवा से उन बच्चियों को मैंने 55 बच्चियों को वो एक्टिवा चलानी सिखाई। 55 बच्चियों? अच्छा, उनको सिखाया। उसके बाद हमने एक वो चलाया अपना ये नन्ही चौपाल, ताकि गांव में बच्चे लीडरशिप क्वालिटी हो। फिर मैंने पुरानी मैगजीन इकट्ठी की, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, तो सुमन, सौरभ और चंपक जैसी पत्रिकाओं से हमने 2 या मुझे लगता है 5 गाँव में के विद्यालयों में हमने कलाम लाइब्रेरी खोली वहाँ। मतलब मैंने अपने और मेरे सहेलियों से पुस्तकें लेके कि भाई जिसके पास जाऊँ, फिर मैं लाइब्रेरी गई और जगह जगह जाती थी, भाई मुझे पुस्तकें दे दो। फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला कि मुझे कोई लाने उठाने का काम मैं कर लूँगी। और मेरे घर में बच्चों की गेम रहते थे, तो गाँव के बच्चे इन्वॉल्व हो एक्टिविटी में, रीडिंग वहीं करें। हमारे पास काफ़ी बड़ा कैंपस होता था सरकार का दिया हुआ, तो वहीं कम से कम ये 2-2 महीने के कैंप, निःशुल्क कैंप लगते थे। बच्चे देसी जो अपने पारंपरिक गेम है, रस्सी कूदना, कंचे खेलना, आपस में कबड्डी खेलना, ये सारी एक्टिविटी वहीं चलती थी, सब निःशुल्क जी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि लोग कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपके अगर अंदर इच्छा है तो आप बहुत कुछ, आप गूगल है, आप बच्चियों को जानकारी दे सकते हैं। जी। महिलाओं को आप उनके अधिकारों की बात कर सकते हैं, भाई क्या स्कीम चल रही है, महिला बाल विकास की क्या एक स्कीम आई है, क्योंकि उन तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाते, शहरों तक नहीं आ पाती है। लेकिन अगर किसी में जज्बा है काम करने का, तो आप सरकार की योजना को उन तक पहुंचा सकते हैं। राइट। प्रतिभा जी, आपने जैसे जिक्र किया, एक कहा जाता है कि जब तक आदमी खुद अपना ख्याल ना रखे, कोई और नहीं रखता, ठीक है, तो सबसे पहले अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। तो आप किशोरियों को, जो देश की किशोरियां हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपना ख्याल कैसे रखें, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, और वो अपने आप को, चाहे वो सेल्फ डिफेंस का मामला हो या जॉब ग्रैब्स करने का मामला हो या फाइनेंशियली अपने आप को सेल्फ डिपेंड करने का मामला हो, तो इस मामले में उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सलाह है? हाँ, ये मैं अपनी बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वो अपने आप को सुपर पावर समझें।
बच्चियाँ इक्वलिटी की बात करती हैं, ईश्वर ने तो हमें पहले ही सुपर बनाए हुआ है, इक्वलिटी की बात ना करें, उनके मन में ही आए हम पहले से ही सशक्त हैं और वो रानी की तरह जीवन जिए। जैसे कि रानी असफलताओं से कभी नहीं डरती। हम अपने अगर वैदिक काल की बात करें, रानी मदालसा थी, रानी पद्मावती थी, तो मुझे लगता है कि बच्चियों में या महिलाओं में एक ऐसा संदेश जाए कि वो रानी की तरह जीवन जिए, असफलताओं से बिल्कुल ना डरें और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वर्तमान परिवेश जैसे कि चल रहा है कि वो असुरक्षित महसूस करती हैं, तो आत्म सुरक्षा एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से पहले उन्हें मन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मन में ये ठान लें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ वो। और सबसे बड़ी बात है कि उनका लिए एक ही स्लोगन है कि करो कुछ दुनिया में ऐसा, करो कुछ दुनिया में कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी प्रतिभा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक कमेंट भी करता है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम घर में ही बेटियों की बात को लेके देते हैं। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस मामले में कि खुद माँ बेटों की ज़्यादा कामना रखती हैं और बेटियों को वो जो है कि सेकंड ऑप्शंस में जो है कि रखती हैं। उन माँ के लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ना एकदम से नहीं होती। जैसे हम आज से अगर 2014 से पहले की बात करें तो बेटियों के लिए एक ये था कि नहीं लोहड़ी मनेगी तो बेटियों की मनेगी, या मैं जिस राज्य से बिलोंग करती हूँ वहाँ भी मेरे से पहले मतलब बेटियाँ मारी जाती थी। 75 में मेरा जन्म हुआ। तो जब घर में हम जैसे अब स्लोगन की बात करें, ये स्लोगन जब धीरे धीरे प्रचार के माध्यम से और आप जैसे सशक्त मीडिया के माध्यम से जब जन जन तक पहुँचता है, जागरण बनता है, एक अभियान बनता है, घर घर में पहुँचता है, तो ऑब्वियसली माएँ भी सोचती हैं कि ये कुछ ऐसा होने वाला है, तो उनके दिमाग में बैठती है। ऐसा नहीं एक दिन का कार्य नहीं है जी। ये अभियान जब हुआ है और आज आप 2014 से पहले का डाटा उठा के देख लीजिए और वर्तमान का उठा के देख लीजिए, आपको वो डाटा में कितना बड़ा अंतर नज़र आएगा कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का जो, क्योंकि मुझे लगता है गांव में ये काफ़ी हद तक अभी भी हम लोग जाते हैं। अब हमने जैसे किन्नरों के साथ प्रयास किया था, किन्नरों को लेकर हमने ये बोला कि अम्बाला में, तो मैं उनके जो वहाँ रहते हैं उनका बेड़ा रहता है, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा आप बेटियों के लिए शगन देने का कार्य करें, हम लोगों के साथ जाएंगी क्या? बोले बिल्कुल जाएंगे जी, अगर बेटियों को बचाना तो आप मानेंगे नहीं। हम लोग 7 गांव में जो अपने नवदुर्गे पढ़ते हैं दुर्गा, वो लोग हमारे साथ 5 गांव में डोर टू डोर गई जहां नवजन्मी कन्याओं ने जन्म लिया और उनके अपने हाथों से शगन दिया। तो इस तरह की जो मेंटल स्ट्राइक वाली जो कैंपेन है ना, ज़रूर महिलाओं को अट्रैक्ट करती है और वो लोग भी सोचती है ये तो हमारे अस्तित्व की बात हो रही है। एक आखिरी सवाल कि समाज के बीच रहकर आपने जो मेहनत की है, जो काम किया है, आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे कि सरकार कैसे इस नारे के अलावा अपने आप को बेहतर तरीके से इस काम में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए? क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अभी महिलाओं की सहभागिता हर जगह कम होती है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे मैं चाइल्ड कमीशन में रही हूँ, तो बच्चियों की और बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग पार्ट पर बहुत काम हो, क्योंकि अब हमारा जैसे मैं आप बात करूं कि जैसे टीनेज है, टीनेज जब ये युवा बनते हैं, फिर ये अपने युवावस्था में भी आते हैं, तो सबसे पहला काउंसलिंग पार्ट हो और सभी पदों पर या जहाँ भी है, चलो गांव में सरपंच भी है, तो या उन परिवारों को भी संदेश है कि वो निर्णय लेने में भी ना महिलाओं की सहभागिता को ध्यान में रखें, ताकि उनको भी एक आभास हो कि हाँ हमारी कुछ सहभागिता हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी है, क्योंकि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। देखो खाना भी बना सकती है, जैसे मैं गृहिणी भी हूँ, मैं अपना गृह कार्य खुद करती हूँ, खाना भी खुद बनाती हूँ, लेकिन उसको भी एक ऐसा एहसास होता है, उसको महिला है ना का, उसको एक औरत होने का एहसास हो कि ताकि निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, उसकी सहभागिता हो, वो भी एक सहगामिनी की तरह हो, तब जाके कहीं हमारा ये नारा, हमारी सरकार कुछ इस तरह के प्रयास करे कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। और ये मैं शहरी महिलाओं की भी बात कर रही हूँ, शहरी महिलाएं बेशक पढ़ी लिखी हैं, अच्छे पदों पर हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि उनकी भी कई बार निर्णय लेने की स्वतंत्रता उनको भी नहीं होती है। लेकिन हमारे संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार कर भी रही है और आगे भी उम्मीद है कि सरकार और भी अच्छा करेगी इसके साथ। जी प्रतिभा जी, आपने हमें समय दिया, दिशा मार्ग को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप जैसे लोग अगर रहेंगे तो हम ज़रूर इस मकसद में कामयाब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थी हमारी समाज सेविका प्रतिभा जी, जिनकी बेबाक राय हमारे सवालों पर आपने सुनी। आगे व्यक्ति विशेष में कौन आएगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे न्यूज़पेपर को फॉलो करें और हम आप तक इस माध्यम से पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।